हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हम वैदिक युग के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारा ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और जिसमें हम अपना कंपलसरी पेपर, जिसको हम समकालीन भारत और शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कल ही फर्स्ट यूनिट शुरू की थी, जिसमें मैंने कल आपको वैदिक युग के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा वैदिक युग दो भागों में बटा हुआ था, प्रारंभिक वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। फ्रेंड्स, हमारे पेपर में पूछा जाता है कि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, यानी कि इन दोनों की आपस में तुलना करके बताइए। ये पेपर में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ऐड करके पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पहले उन दो चीज़ों में देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या समानता थी और उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल की समानताएं देखेंगे। क्या क्या समानताएं थी? दोनों कालों में शिक्षा के उद्देश्य समान थे। फ्रेंड्स, दोनों ही कालों में जो शिक्षा दी जाती थी उसके समान उद्देश्य थे। उनका उद्देश्य था कि अध्यात्म को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे लोग अधिक से अधिक धार्मिक बने और कैसे उनका अधिक से अधिक चारित्रिक विकास हो सके। दोनों कालों में बालक के धार्मिक और नैतिक विकास पर बल दिया जाता था। ये भी वही बात है कि कैसे उनको उनके धर्म की प्राप्ति हो सके और कैसे उनका चरित्र का विकास हो सके, जिससे कि वे अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। दोनों ही कालों में शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि दोनों कालों में शिक्षा निःशुल्क थी, क्योंकि शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और गुरुकुल का जो खर्चा था वो भिक्षा मांगकर चलता था। विद्यार्थी भिक्षा मांगकर जो भी लाते थे उसे ही गुरुकुल में ग्रहण किया जाता था और उससे ही गुरुकुल का खर्च चलता था। इसके अलावा जो राजा लोग दान में देते थे उससे खर्च चलता था। दोनों ही कालों में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीनों ही कालों की भाषाएं अलग अलग है, फिर चाहे वो वैदिक युग हो या फिर बौद्ध काल हो या फिर मध्यम काल हो। ये बौद्ध काल और मध्यम काल हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वैदिक युग के शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं उनका एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगी और उनके आंसर्स भी आपको दूंगी। इसके बाद देखेंगे क्या था। दोनों कालों में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से किया जाता था, यानी कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं। गुरु पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देते थे और शिष्य उनको सुनते और धारण करते थे। दोनों काल में गुरुओं का समाज में उच्च स्थान था। फ्रेंड्स, दोनों ही कालों में गुरुओं को अच्छा स्थान प्राप्त था, जबकि उत्तर वैदिक काल में तो केवल ब्राह्मण ही गुरु बन सकते थे और प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु कोई भी योग्य व्यक्ति बन सकता था। दोनों ही काल में गुरु और शिष्य गुरुकुलों में रहते थे। इसके बाद दोनों ही कालों में शिक्षा संस्कार प्रधान थी। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता था वो संस्कार देने पर दिया जाता था। दोनों ही कालों में छात्र ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दोनों कालों में ही स्त्री शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें स्त्रियों को शिक्षा लेने की अनुमति तो प्राप्त थी, लेकिन उनके लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में तो ये अनुमति भी खत्म कर दी गई। जो भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी वो सिर्फ अपने घर पर रहकर करती थी, या फिर राजा लोगों की जो बेटियां होती थी उनके लिए टीचर घर पे ही अवेलेबल होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम कि प्रारंभिक वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग में क्या क्या असमानताएं थी। तो सबसे पहले जो असमानताएं थी वो थी कि प्रारंभिक वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था, जो करिकुलम था, वो कम था और उत्तर वैदिक काल में करिकुलम बहुत अधिक बढ़ गया था। इसके बाद क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांड की शिक्षा दी जाने लगी थी, समाज भी चार भागों में बट गया था। कुछ लोगों को शिक्षा दी जाती थी, कुछ को नहीं दी जाती थी। बहुत ज़्यादा कर्मकांड, अंधविश्वास फैल गए थे। इसके बाद जो दूसरा अंतर है वो ये कि प्रारंभिक वैदिक काल में किसी भी वर्ण का व्यक्ति गुरु बन सकता था, बशर्ते वो योग्य हो, मतलब उसमें गुरु बनने की योग्यता हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति ही गुरु बन सकता था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है चार भागों में समाज बट गया था और
जो समाज का उच्च कुल माना जाने लगा था वो ब्राह्मण कुल को ही उच्च माना जाने लगा था। इसके बाद अक्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र, और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो इसका नेक्स्ट जो है वो है प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सभी वर्णों का था, परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों तथा शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट अंतर है प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा नीति प्रधान थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में शिक्षा कर्मकांड प्रधान थी। नेक्स्ट जो हमारा अंतर है वो है प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवसायों की शिक्षा योग्यता के आधार पर दी जाती थी। मतलब जो व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी वो उनको योग्यता के अनुसार, जैसी भी जिसकी किसी की रुचि है वो वैसी ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मतलब किसी की रुचि हथकरघा में है वो हथकरघा सीख सकता है, किसी की रुचि कारपेंट्री में है वो कारपेंट्री सीख सकता है, किसी की रुचि जिस भी व्यवसाय में रुचि होती थी वैसी ही दी जाती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में यह वर्णों के अनुसार दी जाने लगी। मतलब जो कार्य थे उत्तर वैदिक काल में, जो व्यवसाय थे वो धर्म के अनुसार बट गए कि फला धर्म का व्यक्ति फला कार्य ही कर सकता है। जैसे कि वैश्य धर्म के व्यक्तियों को व्यापार के नाम से जाना जाने लगा कि वैश्य धर्म वाले व्यापार कर सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षार्थियों को दंड नहीं दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अनुशासनहीनता करने पर दंड दिया जाने लगा। नेक्स्ट अंतर जो है प्रारंभिक वैदिक काल में गुरुकुलों का नगर से दूर जंगलों में बनाया जाता था ताकि शांत वातावरण में रहकर विद्यार्थी अपने चरित्र का निर्माण कर सके और अपने अध्ययन का कार्य आसानी से कर सके। जबकि उत्तर वैदिक काल में गांवों, नगरों और तीर्थ स्थानों के निकट बनाए जाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन। इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि इस प्रणाली का, जो उत्तर वैदिक काल की प्रणाली है, इसका आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, आज भी हमारे देश में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे देश के 2 गुरुकुलों के नाम बताइए। तो हमारा एक गुरुकुल है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार और दूसरा है दक्षिण भारत में विश्व भारती, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के नाम से स्थापित किया था। विश्व भारती को हम पहले शांति निकेतन के नाम से जानते थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुणों को स्वीकार किया गया है और माना गया है कि भारत की शिक्षा पर आज भी वैदिक शिक्षा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। मतलब प्रत्यक्ष तो भले ही ना दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव हम आज भी कह सकते हैं, जिसे हम संस्कार कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा अपना व्यू है। इसके बाद हम देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं, ये जो भी बिंदु मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, इनको आप पेपर में डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप इनको डिस्क्राइब करके लिखिए, अदरवाइज इनको आप शॉर्ट टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आंसर जो अपनी राइटिंग करनी है वो पेपर में क्वेश्चन के फॉर्मेट के अनुसार करनी है। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है आदर्शवादिता। फ्रेंड्स, आज भी हम अपने देश में देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों से हमें विरासत में जो संस्कार मिले हैं वो आज भी हमारे यहाँ अप्लाई होते हैं, और आज भी हम धन से ज़्यादा अपने प्रेम, सत्य, अहिंसा और त्याग जैसे गुणों को मान्यता देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है अनुशासन। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य दोनों ही अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। आज भी शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसके बाद जो है शिक्षण विधियाँ। फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है व्याख्यान विधि, जिसको हम मौखिक विधि भी कहते हैं, या जिसको हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं। आजकल बड़े बड़े कॉलेजों में यही मेथड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वाद विवाद विधि, जिसको हम डिबेट कहते हैं, वो भी आज भी यूज की जाती है, और प्रश्नोत्तर विधि, ये भी अभी भी यूज की जाती है। शिक्षा के विभिन्न स्तर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा के विभिन्न स्तर। प्राचीन काल में भी शिक्षा 2 भागों में विभक्त थी, प्राथमिक एवं उच्च। आज भी शिक्षक कई भागों में विभक्त है। इसके बाद स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। फ्रेंड्स, ये हमारे वैदिक युग की ही विशेषता रही है कि स्त्री को कभी भी पुरुषों से कम नहीं आंका गया है। नेक्स्ट जो है व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। फ्रेंड्स, आजकल तो शिक्षा पूर्ण रूप से ही कह सकते हैं कि व्यावसायिक हो गई है। सभी का उद्देश्य पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ
इस लायक बनना है कि वो अपनी आजीविका कमा सके। और ये हमारी शुरुआत वैदिक युग से ही हो गई थी। वैदिक युग में भी छात्रों को उनकी योग्यता और अक्षमता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। और आज भी हमारी साइकोलॉजी यही कहती है कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको उसी की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में राज्य और समाज का उत्तरदायित्व। फ्रेंड्स, ये भी हमारा वैदिक युग से ही चला आ रहा है, क्योंकि जो शिक्षण व्यवस्था थी उसमें जो राजा लोग थे वो अपना दान वगैरह दिया करते थे और शिक्षण कार्य निःशुल्क हो जाया करता था। तो ये हमारी वहीं से ली गई है। आज भी आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, जिनमें कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो ये चीज़ हमारे वैदिक युग से ही आज भी प्रचलन में है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ। ये हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल में जो गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा दी जाती थी वो संकुचित शिक्षा होती थी, और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना वाली शिक्षा होती थी वो विस्तृत अर्थ में शिक्षा हुआ करती थी। अंतर आज के टाइम में इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान और कौशलों पर आधारित होती थी, लेकिन आज शिक्षा को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन माना जाता है। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। फ्रेंड्स, वैदिक युग में शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता था, उसका सर्वांगीण विकास होता था, और ये उद्देश्य आज भी जो के तो ही बने हुए हैं। शिक्षा का उद्देश्य आज भी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। उसके बाद अध्यापक और छात्र के बीच मधुर संबंध होते थे। फ्रेंड्स, प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे। प्राचीन काल में भी गुरु का आदर करते थे, और आज भी हमारे देश में अध्यापकों का आदर सर्वोपरि है। अपने टीचर्स का बच्चे पूर्ण रूप से आदर करते हैं। अंततः इसके हम समराइज करते हुए इसको हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली अपने समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है। उसमें कुछ गुण भी थे और कुछ दोष भी थे, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये कहता है, लोकतंत्र का फॉर्मेट ये कहता है कि हमें अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। तो इसमें जो गुण थे निःशुल्क शिक्षा का, छात्रों का विकास करने का, छात्रों को संयमित जीवन देने का और संस्कार प्रदान करने का, अनुशासित जीवन जीने का, ये सभी हमें इसके ग्रहण कर लेने चाहिए। और जो रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता था उसको छोड़ देना चाहिए, और दंड भी हमें बंद कर देना चाहिए। हालांकि दंड तो अब सरकार ने बंद ही कर दिया है। और कठोर अनुशासन के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी वो भी नहीं दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। मैंने इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाया है, और आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए ताकि आपको वैदिक शिक्षा अच्छे से समझ आ सके। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी डीपली भी पूछे जाते हैं, तो हमें एक बार अच्छे से डीपली ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। कल के वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगी, अदरवाइज तो हम कल बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।